हेयर आई अनीता आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके अपने चैनल एजुकेशन ब्लॉग्स विद अनीता में। आज हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 4 जो कि रिलेटेड है टीजीटी साइंस से। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ किडनी? इनमें से किडनी का पार्ट नहीं है। मालपीजियन बॉडी, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, ग्लोमेरुलस या लूप ऑफ हैनले। तो किडनी में क्या प्रेजेंट होता है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर किडनी। किडनीज में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? दैट इज स्मॉल स्मॉल नेफ्रॉन्स, है ना। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? नेफ्रॉन्स, ठीक। और नेफ्रॉन्स का अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है आपका? ये आपके यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट होती है बाउमन कैप्सूल में, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। यहाँ पे मालपीजियन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और लूप ऑफ हैनले, पीसीटी और डीसीटी इसी नेफ्रॉन्स में आगे प्रेजेंट होती है इस टाइप से। क्लियर? तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट नहीं है? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो होती हैं दैट इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ सम इंसेक्ट, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है किसमें? इंसेक्ट्स में। क्लियर? किडनी का ये पार्ट नहीं है। लेट्स नाउ क्वेश्चन नंबर 2। A cell will swell up in which of the following condition? किस कंडीशन में सेल जो होती है वो swell up कर जाएगी? The concentration of water molecules in the cell is higher than the concentration of water molecule in the surrounding medium. The concentration of water molecule in the surrounding medium is higher than the water molecule in the cell. The concentration of the water molecule is same in the cell and in surrounding medium. And the concentration of water molecule does not matter. इसमें कह रहा है ये एक सेल है, यहाँ पे बना देते हैं, ये सेल है, ठीक। इसके बाहर सराउंडिंग वाटर है, तो कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल इन द सेल कहाँ ज़्यादा रहेगी? उसके सराउंडिंग में या उस सेल के अंदर? तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन रहेगी, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल सराउंडिंग मीडियम में ज़्यादा रहेगी देन द वाटर मॉलिक्यूल इन द सेल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3। Purkinje fibers are found in lungs, brain, heart, liver. पुरकिंजे फाइबर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट इज प्रेजेंट इन दी हार्ट। क्लियर? किंजे फाइबर होते क्या हैं? ये स्पेशलाइज्ड नेटवर्क ऑफ सेल होते हैं। क्लियर? ये क्या करते हैं? हाईली अमाउंट में ग्लाइकोजन इनमें प्रेजेंट होता है जो कि that can be anaerobically metabolized, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? हायर अमाउंट में ग्लाइकोजन जो कि anaerobically metabolized होते हैं, anaerobically metabolized। क्लियर? इसमें एक चीज हार्ट में कुछ एग्जाम्पल है। ऐसे नोट को हम क्या कहते हैं? ये पेस मेकर होता है। एवी नोड जो होता है वो क्या होता है? ये पेस सेटर होता है, ठीक। एक पूछा जाता है बंडल ऑफ हेस, ये भी आपका हार्ट में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। एवी बंडल के पास, एवी बंडल भी कहते हैं इसको। ये आपके क्वेश्चन हार्ट से रिलेटेड जो कि जनरली पूछे जाते हैं। क्लियर? नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। The most widely accepted for ascent of sap entry is pulsating action of living cell, transpiration pull and cohesion theory of diaxon, capillarity या role of atmospheric pressure। तो यहाँ पे जो
थ्योरी है एसेंट ऑफ सैप से रिलेटेड, वो जनरल 3 थ्योरी है, ठीक है। पहली क्या है, पहली है वाइटल फोर्स थ्योरी, क्लियर। सेकंड है आपकी रूट प्रेशर थ्योरी, थर्ड जो है वो है आपकी कोहेजन थ्योरी, ठीक। तो इसमें पूछा है कि वाइडली एक्सेप्टेड कौन सी थ्योरी है। पल्सेटिंग एक्शन ऑफ लिविंग सेल, इसमें जो आपकी वाइटल फोर्स थ्योरी है उसमें इसकी बात कही गई है। ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेजन थ्योरी ऑफ डिक्सन, ये आपकी कोहेजन थ्योरी है जो कि मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है, क्लियर। रोल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें आपका रूट प्रेशर के बारे में, कैपिलरिटी के बारे में आ जाता है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5th, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू स्पेस रिसर्च, ड्रिंकिंग वाटर, पोल्ट्री या फिशिंग। सभी को पता है जो नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन हुआ था दैट इज रिलेटेड टू आर फिशिंग। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ये सबसे पहले किया जो फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन पूछा जाता है कभी कभी, फादर इसके कौन थे, ये थे डॉक्टर हीरालाल चौधरी और एक और थे डॉक्टर अरुण कृष्णन। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लू रेवोल्यूशन किया था फॉर द फिशिंग, क्लियर। इसके अलावा कुछ रेवोल्यूशंस के नाम हैं, जैसे ब्लैक रेवोल्यूशन पूछा जाता है। ब्लैक रेवोल्यूशन किस लिए हुआ था, ये पेट्रोलियम के प्रोडक्शन से रिलेटेड था, क्लियर। गोल्डन फाइबर पूछा जाता है, गोल्डन फाइबर किससे रिलेटेड है, जूट से रिलेटेड है, ठीक है। सिल्वर फाइबर पूछा जाता है, ये रिलेटेड है आपका कॉटन से। डोंट बी कंफ्यूज विद द गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, और एक है आपका गोल्डन रेवोल्यूशन, ठीक। गोल्डन रेवोल्यूशन जो है दैट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, क्लियर। सॉरी, गोल्डन रिलेटेड है आपका हॉर्टिकल्चर से, फ्रूट से, क्लियर। और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एवोल्यूशन है उसको हम एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड एवोल्यूशन है उसको कहते हैं ग्रीन एवोल्यूशन, क्लियर। ये कुछ रेवोल्यूशंस के नाम हैं। गोल्डन रेवोल्यूशन दैट इज रिलेटेड टू द पेट्रोलियम प्रोडक्शन, गोल्डन फाइबर दैट इज रिलेटेड टू द जूट, सिल्वर फाइबर रिलेटेड टू द कॉटन प्रोडक्शन। एक आता है गोल्डन रेवोल्यूशन दैट इज रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर, एंड ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। एक और आता है सिल्वर रेवोल्यूशन, ये है आपका एग प्रोडक्शन से, क्लियर। ये कुछ रेवोल्यूशन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लियर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन 1 मई, 5 जून, 14 सितंबर या 10 जून। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून, क्लियर। 1 मई को क्या बनाते हैं हम, लेबर डे बनाते हैं, 14 को आप बनाते हैं हिंदी दिवस, ठीक है। 5 जून आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, क्लियर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, द बेस्ट मेथड टू ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इज क्रॉस ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इसका जो ओवरकम करने का है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को, ये सबसे बेस्ट मेथड है आउट क्रॉसिंग, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following is a biotic factor? Microbes, water, soil, air. जो हमारे इकोसिस्टम में फैक्टर्स हैं, है ना, उनको 2 में डिवाइड किया गया है, ए बायोटिक फैक्टर में और दूसरा बायोटिक फैक्टर में, क्लियर।
जो एबायोटिक है उसमें आपका ये सारे आ जाते हैं, और जो आपका बायोटिक है उसमें आता है बायो, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या हैं, आपके लिविंग हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनिसेलुला ई सेलुला रिगार्डिंग सेल डिवीजन वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। ये ओमनिसेलुला ई सेलुला किसके द्वारा दिया गया था, रुडोल्फ वर्च्यू, थियोडर सॉन, सील्डन या एरिस्टोटल। तो हमें पता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी थी अगर पूछा जाए, ठीक है, दैट सेल थ्योरी वाज गिवन बाय दी शील्डन एंड स्वान ने दी थी। क्लियर। लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन थे जो कि शील्डन एंड स्वान ये डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे कि जो आपकी नई सेल आ रही है, डिस्कवर हो रही है, वो कहाँ से आ रही है। तो इसको रीडिस्कवर किया था सेल थ्योरी को, किसने किया था, रुडोल्फ वर्च्यू ने। उन्होंने एक लाइन कही थी, ओमनिसेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या होता है, जो न्यू एग्जिस्टिंग सेल, ठीक, न्यू सेल का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से। प्री एग्जिस्टिंग सेल से उड़ के कहीं से नहीं आ रही हैं। इनका जो न्यू सेल का जो फॉर्मेशन होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होता है। जैसे अमीबा में मान लो रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, 2 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो यही चीज़ बताई थी किसने, रुडोल्फ वर्च्यू ने सेल थ्योरी के सेल डिवीजन में। इन्होंने रिवाइज थ्योरी दी थी रुडोल्फ वर्च्यू ने। इन्होंने कहा था ओमनिसेलुला ई सेलुला, यानी कि जो न्यू सेल का प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज कमिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली। क्लियर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10, ग्रोथ रिंग्स आर फॉर्म ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ इंट्रास्टीलर कैम्बियम, कैम्बियम कर लीजिएगा इसको, इंटरकैलरी कैम्बियम, एक्स्ट्रास्टीलर कैम्बियम या प्राइमरी कैम्बियम। जो ग्रोथ रिंग होती है, ग्रोथ रिंग को और क्या कहते हैं हम, एनुअल रिंग कहते हैं, ठीक। उसकी एक्टिविटी कहाँ आपको देखने को मिलती है, तो वो मिलती है इंटरस्टीलर कैम्बियम में, ठीक है। इंटरस्टीलर कैम्बियम में प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, क्लियर, और सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। इन्हीं दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, इन्हीं को मिला के हम कहते हैं वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक। और जो इंटरकैलरी कैम्बियम होता है दैट इज रिलेटेड टू द एपिकल मेरिस्टेम। ग्रोथ रिंग जो फॉर्म्ड होती हैं वो वैस्कुलर कैम्बियम या इंट्रास्टीलर कैम्बियम की वजह से बनती हैं। इंटरकैलरी कैम्बियम जो होता है वो आपके क्या करता है, इंटरनोड की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्रोथ रिंग के लिए इंटरस्टीलर कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर। तो हेयर इज योर करेक्ट आंसर विल बी दी ए, इंटरस्टीलर कैम्बियम। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11, which of the following statement is not correct? Some metal react with acid to give salt and hydrogen. Some non-metal oxides react with water to form an acid. Third है, all metal carbonated react with acid to give a salt, water and carbon dioxide. All metal oxide react with water to give salt and acid. इसमें क्या पहला क्या कह रहा है, पूछा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला क्या कह रहा है, मेटल, तो इसमें मेटल हम ले लेते हैं। पहली कंडीशन जो कह रहा है मेटल, मान लो हमने यहाँ पे ले लिया सोडियम, उसको रिएक्ट करवाया HCl से, एसिड से, तो क्या देता है, NaCl देगा प्लस H2 देगा। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। सम नॉन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स को अगर हम ले लें, CO2, कार्बन आपका नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड CO2 हो गया, उसको रिएक्ट कराते हैं तो ये बनाता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये भी आपकी कंडीशन दोनों सही हैं। थर्ड कह रहा है ऑल मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट की बात करें Na2CO3 ले लेते हैं, ठीक है। रिएक्ट विद एसिड, एसिड से रिएक्ट कराओ तो यहाँ पे क्या बनता है, आपका NaCl बनेगा प्लस आपका वाटर बनेगा प्लस CO2 ही बनेगा, ठीक है।
यहाँ पे, ठीक। तो बैलेंस कर लीजिएगा रिएक्शन, इस टाइप से कुछ बन जाएगा आपका, क्लियर। और ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, मेटल ऑक्साइड कंडीशन बोला है। चौथी कंडीशन क्या बोली है, ये दूसरी कंडीशन थी, ये तीसरी कंडीशन थी। चौथा क्या बोला है कि मेटल ऑक्साइड की बात करें तो यानी कि Na, ऑक्साइड इसका O हो गया, ठीक है, Na2O हो गया, प्लस रिएक्ट विद वाटर से करेगा तो क्या देगा ये आपका देगा NaOH देगा, ठीक है। दैट इज अ बेस, यहाँ पे क्या लिखा है एसिड, तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, इसीलिए ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है जो कि करेक्ट नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे एसिड नहीं देता, बेस देता है, क्लियर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, what is the composition of monel metal? कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस निकल, कॉपर प्लस जिंक प्लस आयरन, कॉपर प्लस टिन। तो इनमें से मोनल मेटल का कॉम्पोजिशन क्या होता है? मोनल मेटल का कॉम्पोजिशन जो होता है वो कॉपर और निकल होता है, जिसमें में कॉपर का अमाउंट होता है 70% और निकल का जो होता है 30% होता है। मोनल मेटल का यूज़ कहाँ किया जाता है? मेकिंग कंटेनर्स, क्लियर। और जो एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ में, क्लियर। एक और पूछा जाता है डच मेटल, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। डच मेटल का एग्जाम्पल क्या है? कॉपर प्लस जिंक, जिसमें कि कॉपर 80% होता है और आपका जिंक जो होता है वो 20% होता है। और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? आर्टिफिशियल ऑर्नामेंटल बनाने के लिए, आर्टिफिशियल ऑर्नामेंटल के लिए, क्लियर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13, वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर या ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ में वॉशिंग सोडा का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? ऑप्शंस है केवल रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, या दोनों में से किसी में, या दोनों में, या ओनली सेकंड ऑप्शन। तो वॉशिंग सोडा का यूज़ आपका हार्डनेस, परमानेंट वाटर की हार्डनेस को हटाने के लिए भी किया जाता है। ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर। Coming to the question number 14, magnesium ribbon is rubbed before burning because it has a coating of, इसमें जो कोटिंग होती है वो होती है बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन में अगर रख देते हैं तो इसमें कोटिंग हो जाती है MgO की, क्लियर, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। सो बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। Coming to the question number 15, which catalyst is used in the thermal decomposition in potassium chlorate? ठीक है, कौन सा थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए कैटालिस्ट में यूज़ होता है? ठीक है, मॉलिब्लेडिनम, एथेनॉल, ग्लिसरॉल, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए यूज़ करते हैं वो हम करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को, क्लियर। Coming to the question number 16, which one of the following chemical is used in nail polish remover? Acetone, benzene, acetic acid या formaldehyde? तो यहाँ पे पूछा है कि आपका नेल पॉलिश रिमूवल में कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे यूज़ करते हैं हम एसीटोन को, क्लियर। Coming to question number 17, in general physical classification of states of matter does not include the dash state, colloidal, gaseous, liquid या solid। जनरल फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपका कोलाइडल इंक्लूड नहीं होता है, तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये 3 हैं, और जो आपका रेयर खोजा गया था वो मैंने 5 स्टेट्स बताई थी, ऑलरेडी लास्ट की क्लासेस में हमने डिस्कस किया गया है, ठीक है। एक कोलिजन है, एक और है,
कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, शुगर इज अ डैश इन अ शुगर सॉल्यूशन। शुगर क्या है? शुगर एक सॉल्यूट है शुगर सॉल्यूशन। क्लियर? मान लो ये वाटर है, यहाँ पे शुगर डाला तो ये आपका सॉल्यूट होगा जो कि शुगर होगा। जो वाटर होगा वो क्या होगा? वो आपका क्या होगा? वाटर या कोई भी हो सकता है सॉल्यूशन, वो आपका वाटर या कोई भी लिक्विड आइटम्स हो सकता है। तो शुगर यहाँ पे सॉल्यूट है। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट आपका मेजर कंपोनेंट होता है जिसमें कि हम सॉल्यूट को डालते हैं, ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। सॉल्यूट आपका माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है, जिसमें कि हम जो कि हम डालते हैं डिज़ोल्व होने के लिए। कोलाइडल क्या होता है? सॉल्यूशन होता है जिसमें कि हम कोई भी सॉल्युबल हो या इनसॉल्युबल हो, एक मैटर यहाँ पे है उसके ऊपर दूसरा लेयर बन जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। वो सॉल्युबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसके पार्टिकल सस्पेंडेड हो जाते हैं थ्रू आउट अनदर सब्सटेंस के। सस्पेंशन क्या होता है? ये एक हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है, ठीक है, जिसके कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिज़ोल्व, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं। क्लियर? कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 19, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन 35 Br80, इसको इस तरह से लिख लो, 35 Br80 आर रिस्पेक्टिवली, यानी पूछा है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर्स इनमें क्या होंगे। 35 45 45 80 35 45 35 45 35 45 35। तो पहले क्या पूछा देखो, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो एटॉमिक नंबर होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो 35 Pr80 में ये आपका क्या है? ये एटॉमिक नंबर है 35, तो प्रोटॉन का नंबर भी 35 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 35 हो जाएगा। तो हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो पता चल गया, ठीक है, 35 35 रिस्पेक्टिवली। लाइन से चलना। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? A इज इक्वल टू होता है Z प्लस N, ठीक है, यहाँ पे ये निकालना है तो क्या हो जाएगा? A माइनस N। A क्या है आपका? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास आपका क्या दिया है? 80। Z है आपका एटॉमिक नंबर, ये दिया है 35, माइनस करोगे 45 आएगा, ये निकल आया हमारे न्यूट्रॉन का नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 45 35 35 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एम शेल ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 20? एम शेल में कितने प्रेजेंट होते हैं? तो देखो यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे उसका न्यूक्लियस होता है जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? और उसके जो बाहर के क्या होते हैं? क्लासेस होती हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। वहाँ क्या होता है? वहाँ पे आपके जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो न्यूक्लियस के बाद जो पहला होता है उसको हम कहते हैं के शेल, ठीक है, देन के के बाद एल शेल, ठीक, कोशा, एम शेल, इसके बाहर होगी एक और, उसको हम कहेंगे एन शेल, ठीक है। इस टाइप के शेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे जो हमारी के शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो केवल 2 ही होते हैं। एल में कितने होते हैं? मैक्सिमम 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। 2 8 8 2, ठीक है। यहाँ पे कितने होंगे आपके? इसमें भी आपके एम शेल में कितने हो रहे हैं? 8 हो रहे हैं। 3 6 7 8, ठीक है। और 2 आपके इसमें हो जाएंगे। तो पूछा कितना है एम शेल में? ये के का हो गया, ये एल हो गया, ये एम हो गया, ये एन हो गया। एम शेल में आपके कितने, आपका क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। आंसर हो जाएगा 8।
क्लियर। एटॉमिक नंबर 20 किसका होता है, अगर आपको याद हो तो कैल्शियम का होता है ना। 20 कैल्शियम 40 यही होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। क्लियर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21, which of the following is an example of gravitational potential energy? Water that is behind the dam, bullet fired from a gun, foot kicking a ball या moving car। इनमें से पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल कौन सा है? तो एक बुलेट से फायर निकल रही है, गन से बुलेट निकल रही है, ये आपका कौन सा है? ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है। फुट किकिंग अ बॉल, ये भी आपकी काइनेटिक एनर्जी है। कार मूव कर रही है, ये भी काइनेटिक एनर्जी है। वाटर जो कि डैम के बिहाइंड प्रेजेंट है, वो किस में है? पोटेंशियल में है, स्थितिज ऊर्जा है, यानी कि एक जगह है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का। क्लियर। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 22, according to law of conservation of energy can be destroyed and cannot be created. Energy can neither be created nor be destroyed. Energy can be either be created or destroyed, none of these. Law of conservation of energy के अकॉर्डिंग क्या कहता है? लॉ हमारा कहता है ना ही एनर्जी क्रिएट की जा सकती है, ना ही डिस्ट्रॉयड की जा सकती है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 23, a body at rest starts to move with an acceleration of 4 meter per second square. What will be its speed after covering a distance of 8 meter? 4 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड या 7 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी रेस्ट में स्टार्ट करती है मूव, ठीक है, किस एक्सेलरेशन से? 4 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन से। ए दे रखा है, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस दे रखी है आपका 8 मीटर दे रखा है। हमें पता है लॉ ऑफ इक्वेशन के फॉर्मूले 3 फॉर्मूला लॉ ऑफ इक्वेशंस के 3 होता है। जो फर्स्ट लॉ होता है वो क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या होता है? u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका सेकेंड लॉ है। थर्ड लॉ आपका है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे ही डिस्टेंस की बात कही गई है थर्ड लॉ में, यहाँ तो आपका टाइम की बात कही गई है। तो यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा? आपका थर्ड लॉ का फॉर्मूला लगेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो यहाँ पे v आपका क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालनी है? ये आपका फाइनल वेलोसिटी है। u आपका क्या है? ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, ए एक्सेलरेशन हो गया, एस डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे v स्क्वायर निकालना है, u की वैल्यू इनिशियली 0 है, रेड से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे u क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, प्लस 2a क्या की वैल्यू आपकी दी गई है 4, s की दी गई है 8। कितना हो गया? v स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो v इज इक्वल टू √64 यानी कि 8 निकला 8 मीटर पर सेकेंड। आंसर आपका सी ऑप्शन विल योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 24, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ अर्थ में उसकी वैल्यू क्या होगी? 0, 9.8, 4.9 या 19.16 मीटर पर सेकेंड। तो जो सेंटर ऑफ अर्थ में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती है। क्लियर। द क्वेश्चन नंबर 26, द प्रोपागेशन ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। जो साउंड की जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होगी? वैक्यूम, एयर, स्टील। यहाँ पे आप लिक्विड कर लेना या वाटर कर लो, दोनों ऑप्शन सेम हो गए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ होगी? हमें पता है कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद किस में होती है? उसके बाद आपके लिक्विड में होती है, फिर एयर में होती है, फिर आपकी वैक्यूम में होगी। क्यों? क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही नज़दीक होते हैं, कंडेंसली पैक्ड होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका स्टील हो जाएगा, क्योंकि स्टील क्या है आपका? ये सॉलिड है। क्लियर। आपका स्टील जो है
यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नाउ मूविंग टू द कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 27। साउंड वेव इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसफर वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नन ऑफ दीज। जो साउंड वेव है वो एग्जाम्पल है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 28। The resistance of a metallic wire is directly proportional to its length and inversely proportional to its area of cross section, inversely proportional to the product of its area of cross section and length, inversely proportional to its length and directly proportional to its area of cross section, directly proportional to the product its area of cross section and length। तो हमें पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। किसका है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 29। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। इसमें आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये पैरेलली जुड़े हैं या सीरीज में जुड़े हैं। यहाँ पे पैरेलली जुड़े हैं तो पैरेलली का फॉर्मूला होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r, r1 की वैल्यू रख दो 60, r2 की रख दो 30, यहाँ पे होगा 60 3/60 काटोगे 1/20 आ जाएगा। तो 1/r क्या निकला है, 1/20। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 ओम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 ओम। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट। इलेक्ट्रिक मोटर कौन सा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, नन ऑफ दी अबव। इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।